युद्ध भूमि में जब उनके शीश उतरते थे वो ऐसे लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडित नरेंद्र मिश्र के द्वारा रचित गोरा और बादल की वीर गाथा, जो कि चित्तौड़ के सेनापति थे। और पंडित नरेंद्र मिश्र जो मेवाड़ राजवंश के राजपूत रहे हैं, मेवाड़ राजवंश के द्वारा उन्हें अलग अलग अलंकृतों से सम्मानित किया गया है। और उनके द्वारा रचित हमारी जो कविता है गोरा और बादल, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार वो दोनों चाचा भतीजे राणा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए दिल्ली तक जाते हैं और वहां पर अपना कन न्योछावर कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की उन वीर पुरुषों की महागाथा को। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मृत्यु भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्तिश्वरी पर फिर अंधेरा छाया। 10 दिन के भीतर में पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया क्षण भर में, यह बिजली की तरह छिप से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, चित्त मजबूर दिल विजयी स्वर में बोला था। इतिहास में एक प्रसंग है कि खिलजी ने रावल रतन सिंह के साथ संधि का प्रस्ताव किया, और जब विदा करने के लिए रावल रतन सिंह, जैसी कि हमारी एक नीति होती है, अगर हमारा अतिथि अपने वापस जा रहा है तो उसे हम अपने घर से बाहर तक विदा करने जाते हैं। तो जैसे रावल रतन सिंह उसे विदा करने के लिए उसके साथ जाते हैं, तो खिलजी जो कि छली प्रजाति है, वो रावल रतन सिंह को कैद करके अपने साथ दिल्ली ले जाता है और वहां से पत्र भेज देता है कि अगर आपको रावल रतन सिंह चाहिए तो बदले में मुझे पद्मिनी दीजिए। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा गंभीर, जिनसे रंग में बहका करती खिलजी की शमशीर। अनजाने तो मेवाड़ी योद्धा छोड़ गए थे, रतन सिंह की सम्मिलित से नाता तोड़ गए थे। अब इतिहास में ये प्रदर्शित है कि जब खिलजी ने रानी पद्मिनी को दर्पण में देखने की अपनी शर्त रखी और राणा रतन सिंह उसे मानने के लिए तैयार हो गए, तो इस पर उनके जो सेनापति थे उन्होंने तलवार निकाली। उन्होंने कहा ऐसे भी कोई क्यों देखी, परंतु राणा रतन सिंह उन्हें डांट कर बिठा देते हैं, उनसे बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ, गाड़ियों को नहीं जानते हो। और इस पर गोरा गुस्सा होकर उनका दरबार छोड़कर चले जाते हैं। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। अब रानी अपनी कुछ अंगरक्षकों के साथ चलती है और वन वन भटकने लगती है, ढूंढने लगती है गोरा को। वो जानती है कि खिलजी से उनके सुहाग को बचा के लाने का जो काम है वो सिर्फ गोरा के द्वारा किया जा सकता है। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। अब रानी पहुंचती है गोरा के पास और उन्हें देखती है कि वो बैठे हुए हैं, अपमानित है, क्रोध में है, गुस्से में है। तो रानी कोशिश करती है उन्हें मनाने की, उन्हें बताती है कि इस प्रकार का एक पैगाम खिलजी का आया है और खिलजी ने धोखे से रावल रतन सिंह को कैद कर लिया है। बोला मैं तो बहुत कुछ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। इस पर गोरा का जो प्रतिक्रिया है वो बोलता है कि मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है और फिलहाल राज परिवार से निष्कासित हूँ, मैं नहीं जानता राज मुकुट की हट क्या होती है। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आग लिख गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते की रजपूती तुमको दाग लगा जाओगे। अब पद्मिनी जो कि महारानी है चित्तौड़ की, वो कोशिश कर रही है गोरा को मनाने की। उनका प्रयास है कि किसी प्रकार गोरा मान जाए और वो वापस पहुंचे राज दरबार में और मंत्रणा करे अपने मंत्रियों के साथ, अपने साथियों के साथ, और किसी प्रकार रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ाने का प्रयास करे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धड़क उठाता सोला। जो चित्तौड़ की महारानी है, जो खिलजी के सामने नहीं झुकी,
जो उस समय दिल्ली के शहंशाह हैं उनके सामने नहीं होते, वो एक सेनापति के सामने झुक जाती है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर पद्मिनी जो झुकती है वो सेनापति के सामने नहीं, एक व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व के सामने झुकती है। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, जब तक गोरा के कंधे पर तुझे शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। राणा इतिहास में ऐसा प्रसंग बहुत कम देखने को मिलता है। गोरा ने एक शपथ ले ली, वो कह रहा है कि जब तक मेरे मस्तक रहेगा, मेरे धड़ पर ये शीश रहेगा, तब तक स्वयं महाकाल भी यदि रणभूमि में आ जाए तो वो भी गोरा का सामना नहीं कर सकते। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी रण युद्ध करेगा। इतिहास में ये दूसरी बार हो रहा है जब कोई वीर मृत्यु से ये कह रहा है कि तू अभी शांत खड़ी रहे। या तो महाभारत के समय पे ऐसा हुआ था जब पितामह भीष्म ने मृत्यु से कहा था कि अभी समय नहीं है जाने का, तो मृत्यु एक कोने में हाथ बांध कर खड़ी हो गई थी कि अभी उनके जाने का समय नहीं है, जब सूर्य दूसरी दिशा में चला जाएगा तब पितामह भीष्म यहाँ से चलेंगे। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्ररंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे डाली भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पीने में को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकड़े बादल से गोरा सेनापति बोले। अब जो गोरा है वो सेनापति और बादल नाम का एक वीर बांकुरा उनका भतीजा है। लड़ने में दोनों चाचा भतीजे एक से एक बढ़कर। गोरा ने अपनी रणनीति तैयार की, 700 डोले सजा दिए। 700 डोलों में एक एक वीर सेनापति बैठा हुआ है और 4 उठाने वाले, जो सभी सेना नायक है, सभी बड़े सैनिक थे जो लड़ सकते हैं लाखों व्यक्तियों से, और 500 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई छीने वाली दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर्थ वाले। बजा कूच का संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दिशों दिशा लहराई। 5 व्यक्तियों का एक समूह जो एक पालकी पे जा रहा है। इस तरीके से गोरा की जो रणनीति है कि ये जो सैनिक जाएंगे वो दिल्ली पहुंचेंगे और खिलजी की सेना का सामना करते हुए वहां से अपने राजा को सकुशल वापस लेके आएंगे। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। अब वो दोनों चाचा भतीजे वो जानते हैं कि जहाँ वो जा रहे हैं वहां से वापस आना वो भी जीवित उनके वश में नहीं है, क्योंकि लाखों की सेना वहां पर खिलजी की होगी जिसका सामना उन्हें करना है। तो वो चित्तौड़ दुर्ग जो उनका मातृभूमि, उसे जी भर कर अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जीवित नहीं आ पाएंगे, तो दोबारा से चित्तौड़ दुर्ग के उन्हें कोई दर्शन नहीं होगी। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबह अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी, जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला सहसा पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ उसने की कलियां भी लाई है, एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, रावल रतन सिंह से उसे एक बार मिलना। अब रानी ने वहां जाने के बाद अपनी तरफ से एक पत्र भेजा है, एक संदेश भेजा है खिलजी को कि वो खिलजी के साथ रहने को लिए तैयार है, लेकिन एक उसकी शर्त है, एक कंडीशन है कि पहले रावल रतन सिंह से एक बार उसे मिलना है, एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी चल पड़ा, फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वैसा ही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा घूम के उस चंद बादल को पास बुलाया,
बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि में बाढ़ धरने का, चूक सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएंगे। अब रणनीति गोरा की क्या है कि जो डोला सजाया हुआ है जिसमें पद्मिनी के आने का अंदेशा खिलजी को दिया हुआ है, वास्तव में उसमें पद्मिनी के भेष में एक लोहार बैठा हुआ है जो रावल रतन सिंह से मिलने के लिए अंदर जाएगा और वहां पर रावल रतन सिंह के बंधन काटेगा। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां ले गोरा पीछे आएगा, यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर में करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रन करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाए पाए। गोरा ने अपने भतीजे बादल को समझाया कि चाहे हमारा एक एक कतरा रक्त यहाँ बह जाए, परंतु जो हमारे राजा हैं राणा रतन सिंह, उन पर तिल भर भी आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाभ लड़ा लूं। अब दोनों चाचा भतीजे एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस युद्ध के बाद उन दोनों का जीवित मिल पाना असंभव है। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से रुकी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति नमक लाली देख नयन भराए। अब राणा रतन सिंह जब उन्होंने देखा कि गोरा उन्हें छुड़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली तक पहुंचा है, तो वो गोरा से लिपट गए। उनके नैन सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। जिस सेनापति को उन्होंने ललकार कर दुत्कार कर अपने दरबार से भगा दिया था, वही सेनापति उनकी जान बचाने के लिए, उन्हें वापस लेने के लिए दिल्ली तक पहुंचा है। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। अब खिलजी का जो सेनापति था वो जानता था कि ये राजपूती वीर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, और यदि इतनी जल्दी इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है तो दाल में कुछ खाना है। जैसे ही उन्होंने राणा को आजाद कराया, खिलजी के जो सेनापति था उसे इस बात का अंदेशा हो गया। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रन का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानी राणा को समझाया, रणवत वाले को रोका जब रण चित्तौड़ पठाए। अब राणा रतन सिंह जो कि एक युद्ध प्रेमी व्यक्ति है, बहुत बड़े वीर है, उन्हें ऐसे युद्ध को लड़ने से रोकना, उनसे कहना कि आप यहाँ से वापस चित्तौड़ जाइए, बहुत कठिन काम था। परंतु गोरा ने किसी प्रकार ये कार्य किया और रावल रतन सिंह को वहां से लड़ने का उनका जो विचार था उसे त्याग कर वापस चित्तौड़ दुर्ग वापस भेज दिया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भागने जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों लेना। अब खिलजी युद्ध भूमि पे जिस सैनिकों के साथ उतरा, उसने अपने सैनिकों को ललकारा कि ये क्या हो रहा है, हमारे होते हुए ये अपने राणा को आजाद कराते हैं तो इन्हें मारे। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा न फिर भी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक पड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिलगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ने सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरेगी। जो जफर खान है खिलजी का सेनापति, उसे गोरा ने ललकारा कि राणा रतन सिंह के पीछे जाने का बिल्कुल भी प्रयास न करना, और यदि आपने ऐसा कोई भी प्रयास किया तो आपको यही कुत्ते की मौत मारा जाएगा। रतन सिंह को दूर में उनकी छाया तुम्हें मिलेगी,
दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी गलेगी। यह कह के महाकाल बने गोरा रंग में भीड़ पाया, लगातार अपने शीश बड़ी समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रंग में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्नि तापों से फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बना जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र बढ़ता था। इस भीषण रण से रहनी थी दिल्ली की दीवारें, घोड़ा से टकरा कर चोटी खींची की तलवार। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अड़े छिप कर वार किया था। वहीं गिरे वीर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर बहारे मेवाड़ी गोरा का धर्मी दौड़ा। जैसा कि गोरा ने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था महारानी पद्मिनी से, तो शीश कटने के बाद गोरा का जो बिना शीश का धड़ है वो दौड़ रहा है। मगर बहारे मेवाड़ी गोरा का धड़वी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धरनी नजीक किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा, काका का धड़ देख बादल सिंह मार तुरसा गड़ जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो रन में छल करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम करते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फूटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सतिया दोहराएंगे बादल की रंगन कहानी। अरिटा भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। अब किसी सैनिक ने अपना भाला फेंककर बादल के पेट में मार दिया है, जिसकी वजह से बादल की अंतड़ियां बाहर निकल आई हैं। मगर बहारे मेवाड़ी शेर अभी भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अपनी केसरिया पगड़ी से उसने अपने फटे हुए पेट को बांधा और लड़ने के लिए फिर से वो तैयार है। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगानों रहते पर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति वही फैला दी, मानो खप्पर लेकर रन में लड़ती हुई आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ दल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से रूतल काट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। ऐसे लग रहा है जैसे लाखों बादल लड़ रहे हैं और एक अकेला बादल उन सभी मुसलमान सैनिकों को लगातार काटते जा रहा है। मगर हुआ परिणाम वही कि जो आगे होना था, उनको तो कन अड़ियों के सोनित में ढूंढना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रन में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकर रंचक आंच ने आने पाई। गोरा बादल के सर पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मनिया खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सत्यत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो मित्रों, ये अमर गाथा थी उन दो मेवाड़ी शेरों की जो कटते गए, लेकिन उन्होंने अपने राजा पर आंच नहीं आने दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। हम अगले भाग में आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही दो वीरों की कहानी, आला और उदल की। तो अगले भाग के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।